भारत की युवा आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए न्यू इंडिया डिबेट का सफर लगातार जारी है। हमारा कारवां आ पहुंचा है गुजरात। जब भी शोध और नवाचार का जिक्र होता है तो आईआईटी का नाम सबसे पहले आता है। आईआईटी गांधीनगर कैंपस से छात्रों के साथ जानेंगे क्या है राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका। आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। न्यू इंडिया डिबेट में आज बात रिसर्च और इनोवेशन में आईआईटीएंस के योगदान की। देश के विकास में प्रौद्योगिकी जैसी संस्थानों की प्रतिभाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे देश में आईआईटीज का देश को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे स्किल्ड आईआईटीएंस लगातार अपनी प्रतिभा के जरिए रिसर्च और इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि साल 1930 के बाद किसी भी भारतीय को भारतीय विश्वविद्यालय में अनुसंधान करते हुए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। सर सीवी रमन नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले और अब तक के आखिरी भारतीय हैं। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश की भारत को आगे बढ़ाने में आईआईटीएंस की भूमिका क्या है, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारे देश में किस तरीके से काम हो रहा है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम आप पहुंचे हैं गुजरात के आईआईटी गांधीनगर और आइए शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट की। आप सभी का बहुत स्वागत। और जैसा कि हम एक खुले चौपाल के माहौल में यहाँ पर बैठे हैं, कैंटीन के ठीक सामने, और यहाँ पर आईआईटी की जो स्किल्ड जो युवा प्रतिभा है उनसे आज हम जानेंगे कि रिसर्च और इनोवेशन में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा कि देश के विकास में आईआईटीएंस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जब से आईआईटीज़ की स्थापना हुई थी तब से ही आईआईटीज़ ने काफ़ी योगदान दिया है देश के विकास में। न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि इंडस्ट्री और राजनीति, कई सब जगह पर आईआईटीएंस ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि आईआईटीएंस जो कि आईआईटीज़ को जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की तरह से ट्रीट करने लग गए हैं। इसलिए अब आईआईटीज़ इज़ मोर ऑफ ए ट्रेड स्कूल नाउ डेज। सो हम देख रहे हैं कि आईआईटीज़ से बहुत ही तरीके के एंटरप्रेन्योर निकल रहे हैं जो आगे जाकर इकोनॉमी में हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और इससे ये चेन और बड़ी होती जाती है। आईआईटीज़ ने 1930 से ही अपना बोलबाला स्थापित किया है और करके दिखाया है। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर आया है कि देखिए आईआईटीज़ जो हैं अब एंटरप्रेन्योरशिप को भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसके ज़रिए हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कैसे और प्रमोट कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनमें रिसर्च एंड इनोवेशन के माध्यम से नए रोजगार सृजन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। आईआईटीज़ में क्योंकि हमारे पास स्किल सेट मौजूद है, हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। आज देखा जाए तो भारत में जो यूनिकॉर्न्स की संख्या है, यानी कि जो नए स्टार्टअप्स हैं जो बढ़ के यूनिकॉर्न बन रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनमें सबसे बड़ी संख्या वो है जो बच्चे भारत के आईआईटीज़ और या आईआईएम से जैसे संस्थानों से निकले हुए हैं। सबसे बड़ी संख्या में वही बच्चे हैं जिन्होंने उन यूनिकॉर्न्स को सफलतापूर्वक आगे पहुँचाया है। हम देख रहे हैं कि आईआईटीएंस जो हैं वो लगातार रिसर्च और इनोवेशन करते रहते हैं और उनके जो आइडियाज़ हैं वो जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो वो एक इको फ्रेंडली भी होते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वो इकोनॉमिक भी होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ एग्जांपल्स दें कि हमारे भारत में जो आईआईटी स्टूडेंट्स हैं उनके बड़े इनोवेशन और रिसर्च क्या हैं, वो चुनिंदा आप क्या खास एग्जांपल्स दे सकते हैं? एक रिसर्च चल रही है एक एरिया में, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर करके। तो आजकल क्या होता है कि आज की जो नई जनरेशन की जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, 4th जनरेशन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है कि हमें माइक्रो एलईडीज चाहिए होते हैं, पर वो फैब्रिकेशन इम्पॉसिबल है। मतलब कि जो अभी जो करंट मटेरियल से सेमीकंडक्टर से उससे इम्पॉसिबल है, पर उसका एक ऑल्टरनेटिव है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। तो अपने ये इसी आईआईटी में एक प्रोफेसर है अनिर्बान मुंडल करके,
वो इस ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर को यूज़ करके एक डिवाइस है OLED, उस पर रिसर्च कर रहा है। तो ये एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है। आज की तारीख में इंडिया में जो रिसर्च अब चल रही है वो क्वांटम डॉट्स पे आ चुकी है, स्पेशली जो ग्रुप 3-5 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, नॉट सिलिकॉन, इंडियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, उन पे बेस्ड क्वांटम डॉट्स एंड पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स या क्वांटम डॉट इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर्स उन पे चल रही है। तो यहाँ पे हमारे कॉलेज में ही एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर जुमा साहा, वो उन पे काम कर रही हैं, जिसपे क्वांटम डॉट्स एंड पेरोव्स्काइट बेस्ड सोलर सेल्स, क्वांटम डॉट इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर्स एंड लेजर्स एंड LEDs पे काम किया जा रहा है। तो अगर ये हम लोग इस पे रिसर्च और आगे बढ़ाएं तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक नया कदम हो सकता है। हम लोग को सिलिकॉन के लिए किसी पे बेस नहीं रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और जैसे जब हम इस कैंपस में एंटर कर रहे थे तो हमने देखा कि जो लाइट्स लगी हुई हैं, जो स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, इसके अलावा जो पार्किंग है, कार पार्किंग है, और जो पाथवे बनाए हुए हैं वो सारे सोलर प्लांट उसमें लगे हुए हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि हम इंडिया के अलग अलग IITs में, IIMs में, जो बड़े गवर्नमेंट के कैंपसेस हैं, वहाँ पर हम ये सारे जो कोशिशें की जा रही हैं वो तो हम देखते हैं, लेकिन हम इसको मार्केट में या फिर हम सोसाइटी में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? एक उदाहरण रखना चाहूँगा। कोविड के टाइम पर एक कोविड-19 डैशबोर्ड हमारी IIT ने, एक प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने बनाया था, जिससे कि इन्फेक्शन को कंटेन विद इन अ कम्युनिटी बहुत अच्छे से कंटेन किया जा सकता था। उन्होंने कुछ सेंसस का डेटा यूज़ किया था और विद इन वार्ड इन्फॉर्मेशन और काफ़ी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाया था जो कि सिविक कम्युनिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। और तो और उन्होंने एक हमारी IIT में एक हुआ था कि AI का इस्तेमाल करके चेस्ट एक्सरे इमेजेस से आप कोविड इन्फेक्शन है कि नहीं वो बता सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है कि एक टेस्ट, एक जो इन वीवो टेस्ट है, उसकी नीड हटाई जा सकती है या कम की जा सकती है। उसकी रिलायबिलिटी ऑल्दो टेस्ट टू सब्जेक्ट टू टेस्ट है। और तो और मतलब बड़ी IITs में देखें तो कर्माकर थ्योरी है, फिर ग्रोवर्स एल्गोरिथम एंड क्वांटम कंप्यूटिंग है। ऐसे काफ़ी इनोवेशंस किए जा चुके हैं जो कि ऑब्वियसली आप हर रोज़ न्यूज़ में नेशनल टीवी पर ना देखें, बट दे डू अफेक्ट योर। कोई और एग्जांपल यहाँ पर ऐड करना चाहेगा इसमें? कवच नाम का एक सिस्टम टेस्ट किया गया हाल में ही, जो डेवलप किया है भारत के वैज्ञानिकों ने, जिससे 2 ट्रेनें, उनकी स्पीड्स रियल टाइम में कंट्रोल की जा सकती हैं। 2 ट्रेनें अगर एक ही ट्रैक पे आती हैं तो रियल टाइम में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ जो सेल्फ रिलायबल है, और इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे हम आगे बढ़ रहे हैं और सतत प्रयास हो रहे हैं कि हम आगे से आगे जा सकें। मेरे सारे मित्रों ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, बट आपका जो सवाल है उसका मेन कारण ये है, जो कि रिसर्च, जो कि शब्द है अनुसंधान, उसका मतलब है कि हम किसी मटेरियल पर, किसी प्रोसेस पर हम साइंटिफिकली और साइंस बेस्ड काम करके कुछ नई चीज़ें खोजते हैं। और इनोवेशन, जिसका मतलब मैं समझता हूँ नवाचार, इसका मतलब है कि हमें ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है जो हमने रिसर्च की है, जो मार्केट के लायक हो। आप जब कह रहे हैं कि ऐसी रिसर्च हो चुकी हैं और उनका मार्केट में कैप क्यों नहीं है, इसके 3 बड़े कारण जैसे कि मैं जानता हूँ वो हो सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो इकोनॉमिकल ना हो, दूसरा प्रोडक्ट जो हम कह रहे हैं इकोनॉमिकल हो लेकिन वो फिजिबल ना हो, इकोनॉमिकल हो वो एक लैब स्केल लेवल पर ही। पर भारत जैसे देश में जिसमें इतने लोग रहते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं इकोनॉमिकल कह रहे हैं, इसका मतलब है इकोनॉमिकल वो लार्ज स्केल पे होना चाहिए, मैक्रो स्केल पर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और तीसरा है कि अभी हम देख रहे हैं सिर्फ IIT जैसे ही संस्थानों में ही ऐसे इनोवेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, बाकी संस्थानों पर बिल्कुल ही थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग हो रही है, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। वैसे इंडियन गवर्नमेंट इज़ टेकिंग मैनी इनिशिएटिव्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड दीज इनोवेशंस इन न्यू फील्ड टू ब्रिंग देम इनटू लाइमलाइट, बट आई थिंक इट इज़ नॉट अप टू द मार्क स्टिल। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इन्होंने। आप लोग सहमत हैं इस बात से कि कोशिशें तो बहुत होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं, उस वजह से वो जो एक्सपेरिमेंट है या फिर वो जो इनोवेशन है वो मार्केट में ब्रांड नहीं बन पाता। ये आप सहमत हैं इस बात से कि ऐसा है? रिसर्च में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सीखने की, कि आप अपनी असफलताओं से कैसे सीखते हैं। बिल्कुल। तो रिसर्च के साथ
सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब आप सफल होते हो तब तो आपके सारे आइडियाज़ को लिया जाता है, हाथों हाथ दिया जाता है, आपको फंडिंग्स मिलती है, लेकिन जब आप असफल होते हो तो आपके बैकिंग, आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होता। जबकि वही एडिसन को भी इतनी बार उन्होंने बल्ब बनाने का प्रयास किया, आखिरी बार उनको सफलता मिली। क्या कारण है कि भारत एक ऐसा देश जहां पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वर्ष 1930 सर सीवी रमन के बाद हमारे देश में अनुसंधान पर एक भी नोबेल पुरस्कार अब तक नहीं है? उसके पीछे की वजह क्या है? जो साइंस सब्जेक्ट है वो एक बच्चे को 6th या 7th क्लास में जब इंट्रोड्यूस्ड होता है तो वो एज अ सब्जेक्ट उसके लाइक मार्कशीट और आईक्यू पे हो जाता है, और फिर उसको जब आगे परस्यू किया जाता है बच्चे के, तो फिर फ्यूचर में हर कोई मतलब मैक्सिमम लोग एक डेस्क जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, IIT JEE में जाते हैं, उनको बताया जाता है यही सिलेबस है, इसमें से ही पढ़ो, और फिर वो उसके बाद जब आते हैं और फिर एक डेस्क जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, और फिर जो भी मतलब उनका जो क्रिएटिविटी वगैरह होता है वो ज़्यादातर एक एक्सेल शीट या ये सारे चीज़ों में प्रिपेयर करने में चला जाता है, और फिर वो इतना नहीं बढ़ पाता। IITs में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन आज जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ पे जो डिग्री होती है वो मतलब कि कुछ बच्चा सीखता नहीं है, वो केवल डिग्री ले रहे हैं, उसके लिए बस वो जैसा प्रोजेक्ट वगैरह करना और ये सब बस उतना ही कर रहे हैं, कुछ उनमें जो क्यूरियोसिटी होती है वो मरती जा रही है। हमारे आईआईटी में भी ज़्यादातर लोग प्लेसमेंट के ही लेने आते हैं, रिसर्च के लिए ऐसे कोई सोच के आता नहीं है। अब वो सोचते हैं हमारा कोडिंग में मन लग नहीं रहा है तो फिर हम रिसर्च कर लेते हैं। तो फिर इसलिए रिसर्च में ऐसे कोई खास किसी का पहले से इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो इसलिए शायद अपने देश में इतना रिसर्च का क्रेज़ है नहीं। इंडिया ना उसको उतना सपोर्ट नहीं कर पाता है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं उनको बहुत कम सैलरी मिलती है, कुछ होता है, लाइफ अच्छी नहीं मिलती यहाँ पे, इसलिए सारे साइंटिस्ट भी मोटिवेट होते हैं फॉरेन में जाके काम करने के लिए। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आप लोगों से कहा था कि प्रणव दा ने कहा था 2019 अगस्त में कि अगर 70 सालों से हमारे देश में अनुसंधान के क्षेत्र में एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं है, इसका मतलब प्रतिभा की कमी नहीं है। ये बात नहीं है, दरअसल अनुसंधान के लिए बेहतर माहौल का ना होना है। आप मानते हैं ऐसा है? हम जो IIT में यहाँ पर आए हैं, हम JEE क्लियर करके आए हैं, बट उसके लिए भी हमें अप टू अ पॉइंट हमें अपना क्रिएटिव आउटपुट जो है वो कम करना पड़ा था, क्योंकि एट वन पॉइंट हमें सिर्फ एक रटने का हमें सिंप्लीफाई करके रटना पड़ा था हमें, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा होता था। सो उस हिसाब से हमें जो एक्चुअल हमारे जो जुगाड़ करने की स्किल्स होती है, जुगाड़ को लोग यूजुअली नेगेटिव सेंस में लेते हैं बट वो एक्चुअली है नहीं, राइट। सो जो हमारी वो स्किल्स होती हैं वो एक्चुअली दब जाती हैं, एंड वी नीड दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। हमें वो एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर वो एक्चुअली उभर के आए। आपको लगता है कि IITs जैसे इंस्टीट्यूशन में थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल इनोवेशंस को और प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा फोकस करते हुए काम करना चाहिए? उससे इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और उससे क्रिएटिविटी को आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस से जो चीज़ आती है ना वो कभी पढ़ने से नहीं आती किसी चीज़ से, हमेशा एक्सपीरियंस से ही कोई चीज़ बेस्ट आती है हमेशा। तो लाइक किसी चीज़ को हम अगर उसका तरीका हम पढ़ के याद भी रखते हैं तो हम बस उसी तरीके से सोचते हैं, हाँ उसमें ऐसा लिखा था इस तरीके से होगा। जैसे कि हमारे स्कूल्स में हमको सिर्फ रटा के पढ़ाया जाता है, साइंस के कॉन्सेप्ट हो, मैथ्स के हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे हमारे यहाँ IIT गांधीनगर में एक प्रोग्राम चलता है जिसको कहते हैं सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, CCL। यहाँ पे हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। अब हम थोड़ा सा चाय पर चर्चा करते हुए इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आप सब भी चाय लीजिए। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि हम देख रहे हैं कि बदलते समय के साथ नई टेक्नोलॉजीज़ बहुत तेज़ी से वर्ल्ड वाइड हमको देखने को मिल रही है। तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया कहाँ स्टैंड रखता है? भारत कहाँ खड़ा है आज? कई सारी IITs में BTech से ही AI के लिए डिग्री से स्टार्ट की गई है। तो मेरा मानना यही है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि AI में काफ़ी रिसर्च बढ़े और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट इसमें मतलब बच्चे अट्रैक्ट हो इससे, और इसमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत नया फील्ड है और कई सारे देशों में इसके लिए मिनिस्ट्रीज़ भी AI की मिनिस्ट्री भी स्टार्ट की गई है। जैसे USA और दुबई है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ AI स्टार्ट की गई है। तो और हमारे IIT मद्रास, IIT दिल्ली और
रुड़की और कई सारी आईआईटीज़ में अलग डिपार्टमेंट ऑफ एआई भी स्टार्ट किए गए हैं इसी संदर्भ में। एआई ना केवल मेडिकल बल्कि आर्मी से लेकर हर क्षेत्र में अपने पांव पसारता जा रहा है। तो अब आने वाले फ्यूचर में एआई एक काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी होती जा रही है। इनोवेशन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है और इस पर किस तरीके से काम हो रहा है? अगर आपका गोल ये है कि एक ऐसी इकोनॉमी हो जिसमें गवर्नमेंट इंटरफियर ना करे, इस टाइप की अगर आपको इकोनॉमी क्रिएट करनी है तो उसमें ब्लॉकचेन फैसिलिटेट कर सकती है। तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसमें जिसका इन्वेस्टमेंट होगा या जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा वो उस मोटिवेशन से आएगा कि गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन को बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए वर्ल्ड के ट्रांजैक्शंस में। और फ्यूचरिस्टिक रिसर्च को लेकर क्या कहेंगे? रिसर्च में इसमें आप ये कर सकते हो कि जैसे कि अभी जो बिटकॉइंस चल रहे हैं उनको आप कमर्शलाइज कर सकते हो। जैसे कि इलॉन मस्क कर रहा है, डॉज कॉइन को प्रमोट कर रहा है, तो ऐसे कंपनीज को तुम प्रमोट कर सकते हो कि आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कीजिए इन दिस ब्लॉकचेन सपोर्टेड करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड सच काइंड ऑफ कॉइन्स। आईआईटी बॉम्बे ने कोविड की महामारी के दौरान एक मेडिकल डेटाबेस के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, जिसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, या वो प्राइवेसी के लिए भी अच्छा है कि कोई रिवील ना हो आइडेंटिटी और कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके। कोविड डेटाबेस उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया था। एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनको किसी एक आपको क्षेत्र में, किसी एक डिसिप्लिन में ना बांधें। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को इनिशिएट करें, उनको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा दें, जिससे कि जो है हम वो प्रोडक्ट बना सकें जो मल्टी फंक्शनल हो सके। हमारे देश में हम ये देख रहे हैं कि हर साल लाखों इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, उसके बावजूद बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती। इसके पीछे की वजह क्या है? जो मेन रीज़न मेरे को लगता है कि इंजीनियर्स की बेरोज़गारी का है वो यही है कि वो इंजीनियर्स मीन्स केवल कॉलेज से डिग्री पा रहे हैं, वो एक्चुअल में इंजीनियर्स बन ही नहीं पा रहे। आईआईटी के अलावा जो बाकी कॉलेज हैं उनका जॉब ना पाना मोस्ट ऑफ रीज़न है कि उनकी जो एजुकेशन है वो इंडस्ट्री की रिलेवेंट नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अभी जो हमारा सिलेबस है बाहर के कॉलेजों में और जो इंडस्ट्री को चाहिए उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इंडस्ट्री इसके लिए काफ़ी देर से भारत सरकार से बोल रही है और अभी इसके लिए काम भी किया जा रहा है। तो अगर ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम होप करते हैं कि ये जो बेरोजगारी है वो और सही होगी। और अभी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसके लिए काफ़ी काम किया जा रहा है, जैसे कि गीक्स हो गया, ऐसी कई वेबसाइट हैं जो इंडस्ट्री के रिलेटिव स्किल्स को हमें पर्टिकुलरली सिखाती है और बहुत कम रेट में, और उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा जॉब्स पा रहे हैं। इंजीनियरिंग को इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कि हर दूसरा बच्चा साइंस लेके, मतलब घर में भी जब सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आती है तो बच्चे को इन कुछ सब्जेक्ट्स की तरफ पुश किया जाता है और उसके बाद वो इंजीनियर बन के निकलते भी हैं। और फिर जब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है और फिर इसीलिए एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयड सेट निकल के आता है। शिक्षा तुम्हारा नाश हो जो नौकरी के हित बनी, अर्थात ऐसी शिक्षा तुम्हारा नाश हो जो केवल नौकरी प्रदान करने के लिए या नौकरी ढूंढने के लिए ही काम में आती है। ये शिक्षा पद्धति जब मैकाले द्वारा लाई गई थी तो उन्होंने कहा कि हम अपने जैसे अंग्रेज बनाना चाहते हैं जो हमारे नीचे काम करे। लेकिन नई शिक्षा व्यवस्था इस तरीके की होनी चाहिए कि हम रोजगार के अवसर स्वयं सृजन करें, ना कि रोजगार ढूंढने के पीछे भागें। जो कंपनी या कुछ भी है, इंस्टीट्यूशन है जो रिक्रूट करना चाहते हैं, वो यही देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा है उसकी स्किल सेट्स कैसी हैं और वो कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, एंड उनमें से वो जो उनके लिए फील्ड में बेस्ट रहेगा उनको सिलेक्ट करते हैं। अब ये देखने जाएंगे तो ऐसे लोग काफ़ी कम होते हैं, इसलिए काफ़ी लोग जो होते हैं वो बिना जॉब्स के रह जाते हैं, बिकॉज जो ऊपर के ये टॉप प्लेयर्स वाले होते हैं इन सबको पहले जॉब्स मिल जाती है, उन कंपनीज का काम हो जाता है, एंड देन द आर लेफ्ट बिहाइंड। वो एक गलत संगत में भी चले जाते हैं और एक गलत उनकी जैसे आदत हो जाती है ड्रग्स की, अल्कोहल की। तो वो जो एक रीज़न है वो ना सिर्फ आईआईटी में, बाकी हर एक कॉलेज में, हर एक स्टेट में है और वो दिखता नहीं है पर होता है एक रीज़न। इसने काफ़ी सही कहा कि ना लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मेरे भी कुछ दोस्त थे कि वो बड़े टॉपर थे और वो इधर आके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए पढ़ाई से। JEE हर साल लगभग 14-15 लाख बच्चे देते हैं, पर टोटल IITs में सीट सिर्फ 10,000 हैं।
15 लाख बच्चे देते इसलिए हैं क्योंकि उनका घर से प्रेशर रहता है कि इंजीनियर बनना है। उनको नहीं पता, उनका पैशन कुछ और होता है, पेरेंट्स फोर्स करके ले आते हैं। अब 10,000 IITs में आ गए, बच्चे फिर क्या हुआ किसी को नहीं पता, वो लोग फिर किसी ना किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। अब उनको ना इंजीनियरिंग पसंद, ना उनका मन है वो करने का, वो बस घिस के पास होकर डिग्री लेकर आ गए। अब क्योंकि वो घिस के बस पास हुए हैं, उनके पास इतना स्किल सेट नहीं होता, उनको इतना नॉलेज भी नहीं होती, इसलिए कंपनीज उनको रिक्रूट भी नहीं करती है, तो उस चक्कर में सब अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए, लगभग हर फील्ड में ऐसा ही है। मेरे दोस्तों ने जैसे कहा कि उनकी स्किल सेट सही नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ अगर सबका स्किल सेट भी सेम लेवल पे आ जाए, अगर आपके पास 100 सीट फिल करने के लिए हैं और 300 इंजीनियर हैं तो 200 बेरोजगार रहना वो तो हमेशा स्वाभाविक ही रहेगा। मेरे जो दोस्त इन्होंने पॉइंट बोली, ऐसी शिक्षा जिसका नाश हो, जिससे नौकरी की तलाश हो, ऐसे कोई लाइम नहीं थी बट अच्छी हो गई, चलो। मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके पॉइंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ऐसी ही शिक्षा चाहिए जिससे नौकरी क्रिएट हो, क्योंकि हर किसी को रिसर्च में भी नहीं जाना। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है, तो आपको वो ऐसी ही शिक्षा एक्सपेक्ट करती है जिससे आप कुछ उनके लिए वैल्यूएबल आउटपुट क्रिएट कर पाएँ। शिक्षा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं, शिक्षा कीजिए, नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा बात है, नहीं मिली तो खुद क्रिएट कीजिए, या फिर और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो शिक्षा आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। पेरेंट्स के भी अपने कुछ हद तक सही होते हैं, जैसे वो मानते हैं कि इंजीनियर्स होते हैं वो सब लाखों करोड़ों कमाते हैं, अगर उनका बच्चा कुछ ऐसे दूसरा जॉब करे, जैसे कोई फोटोग्राफर बन जाए या कुछ और डांसर वगैरह बन जाए, उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा उनके पेरेंट्स मानते हैं। ये सोच के उसको फोर्सफुली इंजीनियर बना देते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया था जो मैंने जब नई शिक्षा नीति के समय सुझाव मांगे गए थे तो मैंने गवर्नमेंट को भेजा भी था। क्लास 10th तक और क्लास 8th तक आप सारे बच्चों को सेम चीज़ पढ़ाइए, देन मेक अ इंट्री लेवल एग्जामिनेशन जिसमें ऑल राउंड सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो विद एक्स्ट्रा करिकुलर, और फिर वहाँ से जिस बच्चे को जिस पार्ट में ज़्यादा मार्क्स मिले आप उनको काउंसिल करिए कि दिस इज़ योर फील्ड, यू आर ब्राइट इन दिस। बैलेंस स्थापित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई रोज़गार प्रदान करने वाला हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर कोई रोज़गार तलाशने वाला हो। भारत को आगे बढ़ने के लिए ये चाहिए कि कुछ लोग जो कर सकते हो वो रोज़गार प्रदान करें, वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, वो अपनी प्रतिभा को पहचाने कि हाँ हम रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हमें रोज़गार तलाश रहे हैं उनमें भी वो प्रतिभावान लोग जो उस रोज़गार के लिए बने हुए हैं, जो उन जॉब्स के लिए बने हुए हैं, वो हमें मिले तो तभी उसमें भारत बहुत आगे जा सकता है। अल्टीमेटली हम कुछ भी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, फाइनेंस करेंगे, इकोनॉमी करेंगे, वी आर ऑल अल्टीमेटली ट्राइंग टू क्रिएट फिल ए वैल्यू वॉइड विच इज़ क्रिएटेड इन द कंज्यूमर मार्केट। तो हमें ऐसी स्किल्स, अगर ऐसी स्किल सेट डेवलप करने का मौका मिल रहा है कि जो कोई कंज्यूमर मार्केट में वॉइड है उसमें फिलअप हो रहा है, तो वो स्किल्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट मेरा सवाल है, और वो सवाल ये है कि हमारे देश में प्रतिभा पलायन का कारण क्या है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे देश से निकले हुए A ग्रेड स्किल्ड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, पायलट्स, ये लोग विदेशों में जाकर अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि इनकी जो संख्या है वो 3 करोड़ है, और ये संख्या हमारे देश में जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसके बराबर है। और यदि इसके आधे भी हमारे देश में होते तो अब ज़रा सोचिए कि भारत कहाँ जा सकता था। तो ब्रेन ड्रेन का मेन रीज़न आपकी नज़र में? बाहर हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हम बाहर ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, तो वो उस साइड अट्रैक्ट होते हैं और बाहर जाते हैं। दूसरा रीज़न मैं मानूंगा कि एक जो वैल्यू डेवलपमेंट होता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, उनको ऐसा नहीं है कि बाहर से ऑफ़र नहीं आए थे, बट उन्होंने देश के लिए काम करा, देश में रह कर के जो फैसिलिटीज़ थी उन्होंने बहुत अच्छा करा, मीन्स पूरा वर्ल्ड आज उन्हें जानता है। तो मैं दूसरा रीज़न बताऊंगा कि मीन्स जो वैल्यू डेवलपमेंट होता है, देश के प्रति जो लगाव होता है, वो एक करिकुलर में उसको इंक्लूड करना चाहिए। मीन्स बच्चों को केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाएंगे तो फिर वो अपना ही प्रॉफिट देखेंगे ना। बाहर वो लोग ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, वो इकलौता कारण है। और दूसरा, उनके पास एक बेटर लाइफस्टाइल जीने का मौका होता है। इस बात पे सभी सहमत करते हैं कि बाहर के देशों ने इस हिसाब से उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया हुआ है। प्रोपेगेंडा मेरे हिसाब से गलत वर्ड होगा, उन्होंने इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है उनकी लाइफ स्टाइल का कि एवरीबडी वांट्स टू
go there. रिसर्च में इतना लाइक इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, सो दैट दे आर लाइक टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज एंड बिकमिंग सिटीजन्स देयर, सो वी आर नॉट गेटिंग द फुल लाइक बेनिफिट, सो वी आर लाइक मिसिंग सम ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ टेकिंग द फुल क्रेडिट्स ऑफ द नोबेल प्राइज। बाहर जाओगे आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी, आपको वहाँ पे पैसा मिलेगा, जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे उसके लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको हो सकता है थोड़ी आसानी से मिल जाए और उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, तो वो वहाँ जाएंगे। चिकित्सा पद्धति में जो सबसे बड़ी बात है, उसी हल्दी का हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते आ रहे हैं पिछली 5000 सालों से, और कोई यूनिवर्सिटी उस हल्दी का एंटीसेप्टिक के तौर पे पेटेंट करा लेती है और हम उसकी वाह वाह करते हैं कि देखिए। तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें आत्मसम्मान की तरफ, आत्मगौरव की तरफ बढ़ना होगा, तभी वो नेशनलिज्म भी आएगा, जिसको हम इंस्टीट्यूट्स के साथ, अपने शिक्षा के साथ क्लब करना होगा। अगर आपका माइंडसेट चेंज होगा तो शायद कम पैसे में मिलने में भी शायद प्रतिभा पलायन नहीं होगा और शायद बेहतर काम कर सकेंगे। आईआईटी गांधीनगर की इन युवा प्रतिभाओं को सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। चूंकि हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण भी इन युवाओं के मजबूत कंधों पर होगा। लेकिन ज़रूरत है इन युवा प्रतिभाओं को एक मंच मिलने की। साथ ही प्रतिभा पलायन की जो बात का जिक्र यहाँ पर हुआ, हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश में ऐसी प्रतिभाओं की ज़रूरत है जिससे कि हम मजबूती से आगे बढ़ सकें। इस उम्मीद के साथ कि हम ज़रूर सफलता को हासिल करेंगे, न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं आपके बेहतर भविष्य के लिए भी, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद न्यू इंडिया डिबेट देखने के लिए। आप सभी हमारा एक खास कार्यक्रम सनसेट टीवी के अलावा सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आईआईटी गांधीनगर कैंपस से मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।